नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है एपिस्टेक्सिस अर्थात नाक से खून आना। नाक से खून आने की यह समस्या सब लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करी होंगी। हार्डली 30-40% पीपल इससे बचे हुए रह सकते हैं। यह समस्या 10 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक होती है और युवाओं में तो बिल्कुल नहीं, और फिर जाकर के आफ्टर 50 ईयर एज यह समस्या फिर किसी न किसी को हो जाती है। पुरुषों में यानी कि मेल्स को यह समस्या अधिक होती है, फीमेल को एपिस्टेक्सिस पुरुषों की तुलना में मेल्स की तुलना में कम होती है। एपिस्टेक्सिस यूँ तो एक सामान्य सी समस्या है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग इसे इग्नोर करते हैं और इलाज भी नहीं लेते हैं। और सच यह है कि इलाज लेने की उन्हें आवश्यकता फील भी नहीं होती है, क्योंकि यह तकलीफ स्वतः ही ठीक हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नाक से खून आना, एपिस्टेक्सिस किस तरह से आप प्रिवेंट करें, कैसे इससे बचें, और एपिस्टेक्सिस हो जाने पर आप क्या करें, कैसे मैनेज करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि किन परिस्थितियों में या क्या हो जाने पर एपिस्टेक्सिस जो एक सामान्य समस्या है ये गंभीर रूप धारण कर सकती है और कब आपको आवश्यक रूप से एक डॉक्टर की परामर्श लेना जरूरी हो जाता है। एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से खून आना अपने आप में एक कंप्लीट इलनेस नहीं है, एक बीमारी नहीं है, किसी न किसी अंडरलाइंग कंडीशन का एक लक्षण है। नाक के अंदर एक एरिया होता है जिसे लिटल्स एरिया कहते हैं। ये लिटल्स एरिया एक सेंसिटिव एरिया होता है। इस एक जगह पे 3 आर्टरीज की ब्लड सप्लाई होती है और वो एरिया एक सेंसिटिव जोन बन जाता है। बुढ़ापे में जाकर के तो क्योंकि अंदर की लाइनिंग, म्यूकोजा लाइनिंग थिन हो जाती है इस एरिया में, तो इजी रैप्चर होने का चांस बन जाता है। लेकिन बच्चों में खास करके जो मैंने बोला 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ये जो आम समस्या है, ये आम समस्या किन कारणों से आम है, क्यों हो जाती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे नाक में कोई तो कोई इंजरी कर लेते हैं। नाक में उंगली डाल लेना, पेंसिल डाल लेना या किसी भी तरह से नाक के अंदर इंजरी हो जाना। फेस पे अगर चोट लग गई है ना, तब भी नाक से खून आ जाता है। और जब एक बार नाक से ब्लड आने लग जाए तो नेक्स्ट टाइम इजीली ब्लीड कर देता है। चाहे सिंपल फेस को छुआ है, नाक को छुआ है, छींक अगर आई है, सुबह सुबह फेस वॉश किया है, या पर्सन अगर धूप छांव में एकदम से चेंज ऑफ वेदर हुआ है, तब भी। गर्मी के मौसम में और ड्राई वेदर में एपिस्टेक्सिस अधिक हो जाती है। नाक में कोई इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी हुई, क्रोनिक साइनोसाइटिस हुआ, तब भी नाक से ब्लड आना हो सकता है। ये नाक से ब्लड आना मोस्टली सामने से ही आता है ऑफ कोर्स, लेकिन कभी कभी गले में गिरता है। जब ये गले में गिरेगा तो नाक के सामने से गिरने की तुलना में अधिक गंभीर कारणों की वजह से होता है। उन कारणों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। नाक के पीछे से यानी कि जब नोज़ ब्लीड होकर के मुंह से खून आने लगे, तब जो कारण होते हैं वो गंभीर होते हैं, मैं आपसे कह चुका हूँ। ऐसा होने पर पेशेंट कुछ ब्लड स्वलो कर लेता है, यानी कि उसके पेट में चला जाएगा, और पेट में जाने से उबकाई और उल्टी भी हो सकती है। अदरवाइज नाक से खून आना एक सिंपल लक्षण है, नाक से ब्लीड हो रहा है, ये देख के ही पता चल जाएगा कि कुछ तो कुछ नाक में गड़बड़ है। जो जनरल कॉजेज है नाक से खून आने के, उनमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना प्रमुख है, खास करके ओल्ड एज के अंदर। ओल्ड एज पीपल जब कुछ दवाइयाँ खा देंगे, चाहे वो सिंपल पेन किलर हो, डिस्प्रिन टाइप की दवाइयाँ हो, ब्लड थिनर्स हों, तब भी नाक से खून आने की समस्या उनको हो सकती है। कोई भी दवाई के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप भी
यह नाक से खून आना हो सकता है। बहुत ऊंचाई पर जाके यानी कि हाई एल्टीट्यूड्स पर जाने से कुछ लोगों को ब्लीडिंग होती है। वहाँ का प्रेशर कम होता है इन्वायरमेंट का, और इंटरनल बॉडी प्रेशर अगर ज़्यादा है और वो लिटल्स एरिया सेंसिटिव है तो ब्लीड हो ही सकता है। नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक में पॉलिप होना, यह भी एपिस्टेक्सिस के कारणों में से एक है। किन्हीं कारणों से अगर नाक में ज़्यादा दिन तक कोई दवाई डालेंगे, खास करके स्टेरॉइड्स डालेंगे, तब भी जो इंटरनल नेज़ल एरिया है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। वहाँ की जो म्यूकोजा है वो सेंसिटिव हो जाएगी और ब्लीड कर सकती है। नाक को जोर से सनक के साफ करने पर भी ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट्स के कम हो जाने पर, जैसा कि आपने डेंगू के दिनों में देखा होगा, सुना होगा कि नाक से ब्लीडिंग हो गई है, तो प्लेटलेट्स किसी भी कारण से जब कम हो जाएंगे तो नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। खास करके एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जन्मजात बीमारी है। हीमोफीलिया के पेशेंट्स को यह एपिस्टेक्सिस होना सामान्य से अधिक कॉमन होता है। अगर लीवर में कोई भी डिजीज़ हो जाए तो विटामिन के उन लोगों में कम हो जाता है। लीवर डिजीज़ के पेशेंट्स को भी नाक से ब्लड आ सकता है। कुछ और जनरल कंडीशंस जैसे SLE, इन पेशेंट्स को भी एपिस्टेक्सिस हो सकती है। नाक का कैंसर या कोई भी और कैंसर के कंडीशन में और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान भी लोगों को नाक से ब्लड आता है। कुछ माताओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी नाक से ब्लीडिंग होना कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ टाइप्स के ल्यूकीमिया में भी यानी कि ब्लड कैंसर्स में भी नाक से खून आ सकता है। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को भी एपिस्टेक्सिस होना कॉमन सिम्टम है। नाक से ब्लड आना, यह जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। इसकी वजह से डेथ होना ऑलमोस्ट रेयर है, रेयर टू रेयरेस्ट है। लेकिन तब भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन से जब ब्लड जाए, ब्लीडिंग होता हुआ हम देखें तो देख के घबराहट होना कॉमन है। खास करके उस माँ के मन में बहुत ही डर हो जाता है, वो बहुत घबरा जाती है जिसका बच्चा ब्लीड कर रहा है। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ कंडीशंस हैं जहाँ तो सच में ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएट जाना चाहिए। कब? जब नाक से ब्लीडिंग 20 मिनट से ज़्यादा देरी तक ना रुके, ब्लीडिंग की मात्रा इतनी हो कि लगभग 1 कप हो जाए, बच्चे की उम्र अगर 2 साल से कम हो, ब्लीडिंग जिस व्यक्ति को हो रही है उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, कोई भी स्पष्ट कारण आपको मौजूद नहीं लगता हो कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। अभी अभी अगर आपने कोई दवाइयाँ ली हैं, दवाइयाँ बदली हैं, ब्लड थिनर्स लिए हैं, तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि इनके बाद में ब्लीडिंग हुई है। नाक में अगर कोई फॉरेन बॉडी लगी है, इंजरी हुई है, तो वो अपने आप रुकने का नहीं है, आपको मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर नाक में ब्लीडिंग के साथ साथ बाकी किसी अंग में भी ब्लीडिंग हो या बॉडी पे ब्लड के धब्बे से बने हुए हों, जैसे कि चोट के बाद हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन है तो ये अलार्मिंग साइन है, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ब्लीडिंग के साथ साथ अगर सांस लेने की दिक्कत हो रही है पेशेंट को, तो भी ये इमीडिएट एक मेडिकल असिस्टेंट ले लेने की इंडिकेशन बन जाता है। जब नाक से खून किसी को आ रहा है और आप घर पे हो, तो पहला काम तो ये है कि घबराना नहीं है। दूसरा ये है कि जिसको ब्लीडिंग हो रही है उसको लेटाना नहीं है, उसको बैठा देना है और सामने की तरफ झुका देना है, सो दैट कि ब्लीड होके ब्लड बाहर गिरे, उसके गले में ना जाए, यानी कि पेट में ना जाए। नाक के निचले हिस्से पे और बीच वाले हिस्से में लगभग यहाँ से उसको प्रेशर दे के रखें, दबा के रखें। आजकल तो नेज़ल ब्लीडिंग क्लिप्स मिलने लगी है, आप उन्हें भी घर में रख सकते हैं। नाक के निचले हिस्से पे आप कोल्ड कंप्रेस करें, यानी कि ठंडा पानी डालें, ठंडे पानी में भिगो के रुमाल को वहाँ पे रखें, उससे क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगी, जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्लीडिंग जल्दी रुक जाएगी। नाक के उस हिस्से को जिसको आपने दबा के रखा है कम से कम 5 मिनट
और 20 मिनट तक भी दबा के रख सकते हैं। इस दौरान सांस मुंह से लेना चाहिए, नाक से सांस लेने की कोशिश ना करें। नाक से ब्लीडिंग की इस कंडीशन को दोबारा होने से रोकने के लिए नाक में पिकिंग ना करें, नाक में उंगली ना डाले, बच्चा या बड़ा जो भी है उसको छेड़े नहीं, बल्कि नाक में घी या कुछ भी सॉफ्ट क्रीम जैसी चीज़ लगा के रखें, घी बेस्ट है। स्टेरॉइड्स की ऑइंटमेंट्स या स्टेरॉइड के जो ड्रॉप्स हैं उनसे बचना चाहिए। छींकने के दौरान मुंह को खोल के छींकना चाहिए। ऑफ कोर्स आप सामने टिश्यू या रुमाल रख सकते हैं, लेकिन अंदर की अंदर या नाक को सिकोड़ के छींकना बिल्कुल ही घातक होता है। नाक सनक के साफ भी ना करें, ज़रा भी जोर नहीं लगना चाहिए नाक के ऊपर। नाक की ये ब्लीडिंग जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक लक्षण मात्र है। इसके सही कारण को जानने के लिए ऐसा क्यों हो गया है, इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें प्रमुख है बीटी और सीटी, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। इसके अलावा आप नाक का एक्सरे करवा सकते हैं, साइनोसाइटिस अगर है तो उसमें पता चल जाएगा। नाक का सीटी स्कैन भी आप करवा सकते हैं। नाक के एग्जामिनेशन के लिए नेज़ल एंडोस्कोपी होती है, उसे भी आप करवा सकते हैं। कोई हेमोलिटिक ब्लड डिसऑर्डर ना हो, ल्यूकीमिया जैसी कंडीशन ना हो, उसके लिए आप पीबीएफ यानी कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म की जांच भी करवा सकते हैं। और इलाज के लिए जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि नाक से खून होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, कोई तो कोई दूसरी बीमारी का एक लक्षण मात्र है। तो हमें ट्रीटमेंट जो करना है वो कॉज का करना है। एलोपैथी में जहाँ इमरजेंसी के अंदर नेज़ल पैकिंग करते हैं, ब्लड कोगुलेंट्स दिए जाते हैं, नाक में डालने की जो सलाइन ड्रॉप्स हैं वो दी जाती है, लेकिन इन चीज़ों से आराम अस्थायी रूप से ही मिलता है। स्थायी आराम के लिए हमें कुछ और करना होता है। इलाज के लिए एलोपैथिक डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। अगर नेज़ल पॉलिप है उसकी सर्जरी कर देंगे, और कभी कभी तो जिस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है लिटल एरिया को कॉटराइज करके उसको जला भी देते हैं कि वो नसें वहाँ से बर्न हो जाएं, तो अब ब्लीड कैसे करेंगे। लेकिन उनको बर्न नहीं किया जाना चाहिए, कॉटराइज से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो नेचुरल टेक्सचर वहाँ का ख़राब हो गया, नाक के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। होम्योपैथिक इलाज नेज़ल ब्लीडिंग यानी कि एपिस्टेक्सिस के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग पेशेंट्स में फाइंड करते हैं कि कब और किस हालत में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लेफ़्ट नोस्ट्रिल से, राइट नोस्ट्रिल से, रात को, दिन में, शाम, सुबह, चोट लगने के बाद हुआ है। पेशेंट्स की एज क्या है, यंग एज है, ओल्ड एज है, उसका जो कारण है, साइनोसाइटिस है या इंजरी के बाद हुआ है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इन सब को ध्यान में रख के इलाज किया जाता है। और इसके अलावा भी पेशेंट के जो जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं उनको कंसिडर करके दवाई दी जाती है। जिन दवाइयों को हम प्रमुखतया यूज़ करते हैं उनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो दवाइयाँ हैं आर्निका मोंटाना, मिलीफोलियम, फेरमफोस, हेमामिलिस, फॉस्फोरस, साइलिशिया, लेकेसिस, कोनियम मैक, अमोनियम कार्ब, कोकुलस, रस्टॉक्स, सल्फर, कार्बोवेज, थूजा आदि दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को इनके स्पेसिफिक लक्षण के अकॉर्डिंग हम लोग चुनाव करके इनमें से कोई एक दवाई देते हैं। आप किसी अनुभवी डॉक्टर से कंसल्ट करके या मटेरियल मेडिको को रेफ़र करके अपने लिए दवाई चुन सकते हैं। बेस्ट है आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एपिस्टेक्सिस साधारण दिखने वाली समस्या कभी कभी किसी बड़ी समस्या का एक इंडिकेशन होती है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।